नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। क्या आप हर वक्त बदन में दर्द महसूस करते हैं, जिसके चलते आपकी दिनचर्या में परिवर्तन भी देखने को मिलता ही रहता है? अगर आप चलते हैं तो आपके पैरों में दर्द होता है, और अगर आप लिखते समय आपकी उंगलियों में दर्द उठता है, बैठते हैं तो कमर में दर्द महसूस होता है, लेकिन इसके पीछे की वजह समझ नहीं आती है। तो इसको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि एक्सपर्ट की माने तो बदन दर्द के पीछे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लगातार दर्द महसूस कर रहे हैं तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आज बदन दर्द की समस्या के समाधान से जुड़ी बातों को जानने के लिए और उनकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिव्यांश सिंह, जो एक पेन स्पेशलिस्ट हैं। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे खास प्रोग्राम में स्वास्थ्यनामा, जिसका नाम है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यह है कि आज हर उम्र का व्यक्ति किसी न किसी दर्द से परेशान है, लेकिन वो इस दर्द की असल वजह नहीं जान पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो डॉक्टर, हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सब उम्र के लोग किसी ना किसी दर्द से परेशान हैं। बहुत कॉमन है कि किसी ना किसी को फैमिली में कोई दर्द बहुत लंबे समय से चले जा रहा है। वो इसलिए इतना कॉमन हो चुका है क्योंकि हम कभी भी उसके कारण को ढूंढना नहीं चाहते। हम सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के पीछे जाते हैं, जो कि एक कॉमन ह्यूमन नेचर है। दर्द हो रहा है, मेडिकल स्टोर पे जाइए, वो एक पेन किलर आपको दे देगा और आपको थोड़ी देर के लिए उसमें आराम हो जाएगा। शायद ज़्यादा दिन के लिए भी 3 से 4 दिन 5 दिन भी आराम रहे, लेकिन वो दर्द फिर से वापस आएगा अगर उसका कारण नहीं हटा तो। क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दर्द बिना कारण के नहीं होता। दर्द एक सिग्नल है कि शरीर में कुछ परेशानी चल रही है और उसके लिए वो एक वार्निंग साइन है। जी, क्या सर्जरी के बिना दर्द को ठीक किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर दर्द के लिए हम डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो हमें किसी ना किसी तरह की सर्जरी एडवाइस हो जाएगी, और वो इस डर और फोबिया की वजह से हॉस्पिटल्स जाते ही नहीं है। सर्जरी दर्द में लास्ट ऑप्शन है। हर डॉक्टर आपको यही समझाएगा कि सर्जरी से अगर इस दर्द को ठीक करना है तो वो लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो वो कौन सा वक्त होगा, कौन सा टाइम होगा जब हमें ये लगेगा कि अब हमारे पेन हो रहा है और अब हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? किस समय पेन के लिए डॉक्टर के पास एग्जैक्ट जाना चाहिए? देखिए, 2 तरीके के दर्द होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक पेन। अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो छोटे समय से दर्द हो रहा है, कम समय से, या बहुत लंबे समय से दर्द हुए जा रहा है। अगर कोई बहुत लंबे समय से दर्द आपको बार बार परेशान करे जा रहा है तो वो समय है कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। पुरानी कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपको दर्द बार बार हुए जा रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आपको दर्द हो रहा है, मतलब नींद खोल दी है आपकी, आप खाना पीना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, या आपका नॉर्मल रूटीन अफेक्ट हो गया है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर दिव्यांश, क्या पेन एक बीमारी है? ये इस आम तरीके से ही सहते रहना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली जब हम दिन में काम कर रहे होते हैं या घर में होते हैं तो पेन हो जाता है। कभी हाथ में पेन हो रहा है, कभी कमर में पेन हो रहा है, तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हर एक पेन के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो क्या ये धीरे धीरे किसी बीमारी का रूप ले लेता है? पेन हमेशा एक किसी और प्रॉब्लम का साइन है। वो एक तरीके से भगवान ने एक अलार्म सिस्टम बनाया है हमारी बॉडी में कि ये परेशानी अब आपकी नॉर्मल से ज्यादा हो चुकी है, तो अलार्म जगना शुरू हो जाता है। जैसे बहुत कॉमन बैक पेन, हम नॉर्मल काम करते रहते हैं तो एक सीमा तक ही कर पाते हैं, उसके बाद हमें कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो हमारा शरीर हमें अलार्म दे रहा होता है कि ये ज्यादा हो गया है, अब रुक जाइए। जी। अगर हम इसको बार बार नजरअंदाज करते रहेंगे या सिर्फ पेन किलर्स लेके इसका ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो वो क्रॉनिक पेन, यानी कि लंबे समय तक एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अपने में ही आपके दिनचर्या को पूरी तरीके से खराब कर देगा। तो हाँ, पेन शुरू में एक बीमारी नहीं है, शुरू में एक सिग्नल है, लेकिन अगर उसको नजरअंदाज करते रहे तो वो खुद में ही एक बहुत खराब बीमारी बन जाता है। नॉर्मली जब हम दर्द महसूस करते हैं तो खाते हैं पेन किलर, और कई बार ऐसा सुना गया, देखा गया है कि पेन किलर नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये नुकसान करती हैं। तो क्या दर्द में पेन किलर, बहुत जब असहनीय दर्द है और आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके पास वक्त नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, तो क्या पेन किलर खा सकते हैं? क्या साइड इफेक्ट्स हैं पेन किलर के? बहुत ज़्यादा दर्द है, आप कहीं नहीं जा सकते, तो यस, आप बिल्कुल पेन किलर खा सकते हैं। कम डोजेज में और कम टाइम के लिए पेन किलर नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अपनी आदत बना लेते हैं और हर बार दर्द होने पे बस एक पेन किलर को लेके उसको उस टाइम पे वहाँ दबा देते हैं, तो हाँ, लंबे समय तक पेन किलर खाने से शरीर पे बहुत सारे गलत प्रभाव पड़ते हैं। किडनी, लिवर,
हर चीज पे इसका गलत प्रभाव पड़ता है, जो कि किसी भी दवाई का होता है जो हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डोजेजेस के लेते रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पेन किलर हमेशा एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही खाएं, ताकि उसके गलत प्रभाव ना पड़े और उसको अच्छी तरीके से यूज किया जा सके। मतलब कि पेन किलर को साइलेंट किलर भी बोलते हैं कुछ लोग, कई डॉक्टर्स का कहना है कि पेन किलर का मेन मतलब है साइलेंट किलर। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बीमारी होती है सीकेडी, मतलब किडनी खराब हो जाना, गुर्दे खराब हो जाना, उसमें थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज इज पेन किलर्स। आप अगर सालों साल तक पेन किलर लिए जा रहे हैं बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए, जो कि हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, धीरे 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 वो साइलेंटली आपकी किडनीज को खराब करते जाते हैं। और हमारी किडनी भगवान ने इस तरीके से बनाई है कि जब तक वो 75% तक खराब नहीं हो जाती, हमारे शरीर पे कोई पता नहीं चलना शुरू होता। तो जब वो इतनी खराब हो जाती हैं, तब हमें शरीर पे सूजन आना, पैर पे सूजन आना, भूख ना लगना, ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं और तब पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है। तो इसीलिए पेन किलर्स अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के और ज्यादा डोजेजेस में खाए जाएं, आर साइलेंट किलर्स। डॉक्टर, लेटेस्ट एडवांसमेंट इन पेन ट्रीटमेंट क्या है? पेन एक बहुत ही नई ब्रांच है मेडिसिन की। पेन इंटरवेंशंस बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही हैं। अभी जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं वो हैं बिल्कुल आपको बिना किसी सर्जरी के मिनिमल इंटरवेंशन, मतलब कि एक इंजेक्शन जितने छेद से, एक इंजेक्शन जितने दर्द से पूरा ट्रीटमेंट हो जाना, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हमारी एक टेक्निक होती है, जिससे हम उस नस को सुन कर देते हैं गर्म एनर्जी प्रोड्यूस करके, जिससे पेन स्टार्ट हो रहा है। और ऐसे नहीं कि उसका फंक्शन खत्म हो, सिर्फ दर्द वाले हिस्से को सुन कर देते हैं, जो कि बहुत आधुनिक बात है। इसी तरीके से बहुत सारी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरीज, जिनको आप पूरी सर्जरी के और पेन ट्रीटमेंट के बीच में कर सकते हैं। एक की होल जितने छेद के साथ आप पूरी स्पाइन की सर्जरी कर पा रहे हैं, पेशेंट सेम डे चलते हुए वापस जा रहा है। और हर तरीके के पेन के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी चीजें आधुनिक नई आ रही हैं। क्योंकि आप सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी कि एक रोबोटिक सर्जरी इस वक्त आई है और बहुत ज्यादा विश्वास लोगों का है रोबोटिक सर्जरी पर। उसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या है रोबोटिक सर्जरी और इसके क्या क्या मतलब बेनिफिशियल इतनी ज्यादा क्यों है ये? ठीक है, रोबोटिक सर्जरी जैसे कि इस टाइम पे सबसे बिल्कुल हॉट टॉपिक है मेडिकल फील्ड का, क्योंकि रोबोट्स ने बहुत इजी कर दिया है बहुत सारे डिफिकल्ट ऑपरेशंस को कर पाना। रोबोटिक सर्जरी में ऐसा नहीं है कि रोबोट सर्जरी कर रहा होता है, बट हाँ, सर्जरी सर्जन नहीं कर रहा है, रोबोट उनको सपोर्ट बहुत अच्छे से करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक साइकिल है या फिर आपके पास एक एरोप्लेन है, तो आप जल्दी किससे पहुंच पाएंगे? एरोप्लेन से, और बहुत आधुनिक तरीके से। उसी तरीके से रोबोट्स ने बहुत सारे मुश्किल सर्जरीज को, जहां पहुंचना पहले बहुत मुश्किल था, जहां पहुंचने में बहुत समय लग जाता था या बहुत ब्लड लॉस हो जाता था, उस सबको बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और जल्दी घर जा पाते हैं। नहीं, तो ये रोबोटिक सर्जरी जो है डॉक्टर साहब, ये किसी मशीन के द्वारा ही की जाती है या रोबोट जैसी एक मशीन तैयार की गई है वो ये सर्जरी करते हैं? बेसिकली ये एक रोबोट एक साथ में मशीन है, लेकिन उसको ऑपरेट डॉक्टर ही करते हैं। रोबोटिक आर्म्स हैं जो आपकी बॉडी में जाते हैं, वो ह्यूमन आर्म्स नहीं बचे हैं अब। ह्यूमन आर्म्स उन आर्म्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिससे रोबोट बॉडी में जाके वो सारा काम करता है। जी, तो एक बड़ा सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि कैंसर में फिजिशियन की क्या इंपॉर्टेंस है? कैंसर पेन का मोस्ट कॉमन कॉज हॉस्पिटल में आने का पेन होता है। पेशेंट को नहीं पता होता कि उनको कैंसर हो गया है, वो दर्द हो रहा होता है शरीर में जो लंबे समय से चले जा रहा होता है, उसको दिखाने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। मोर देन 50% ऑफ कैंसर पेशेंट्स क्रॉनिक सीवियर पेन से सफर करते हैं, एंड मोर देन 75% ऑफ कैंसर पेशेंट्स सीवियर क्रॉनिक पेन के साथ ही इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं। कैंसर पेन अपने में ही एक बहुत बड़ी एपिडेमिक है इस टाइम पर, क्योंकि समय के चलते हुए इंडिया इज गोइंग टू बी द कैंसर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड टिल 2035, एंड इसका मतलब यह है कि इंडिया में हर 7वें आदमी को कैंसर होगा 2035 में। तो अगर उसमें से 50% से ज्यादा लोग को पेन है, तो आप मान सकते हैं कि हर 15वें पेशेंट को क्रॉनिक पेन की प्रॉब्लम होगी भारत देश में। उसको ट्रीट करना सही समय पर बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंसर जिस तरीके से फैलता है उसी तरीके से दर्द भी बढ़ता चला जाता है। तो उसको इनिशियल टाइम से ही ट्रीट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसको ठीक से टैकल कर पाएं।
कई बार देखा जाता है कि मौसम का स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरीके की बीमारी हो। अगर मौसम बदलता है तो उस बीमारी को वापस से लेकर आता है। तो मौसम का पेन पर क्या असर होता है? क्योंकि मैंने देखा है कि बरसात के मौसम में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी पुरानी चोट का जो है दर्द उठ आया है। तो मौसम का पेन पर क्या असर है? ये बहुत ही कॉमन चीज है। आपके आसपास आप लोग देख भी रहे होंगे, महसूस भी कर रहे होंगे कि बारिशों में जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ जाता है और इवन सर्दियों में भी जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि मौसम चेंज होने से बहुत सारे क्रॉनिक पेन जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि गठिए का दर्द, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये सारे आर्थराइटिस जो होते हैं वो मौसम के साथ बढ़ जाते हैं। तो हमें उन मौसम के हिसाब से ही तैयारी करनी होती है इनको टैकल करने की। हमें ज़्यादा व्यायाम की ज़रूरत है इन मौसमों के दौरान। हमें ऐसे खाने पीने की ज़रूरत है जिससे गर्माहट आए शरीर में, क्योंकि मोस्टली ठंड और बारिश ही जोड़ों को और अकड़ा देती है और दर्द को बढ़ा देती है। काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करने से बैक पेन ठीक हो सकता है? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे आके ज़्यादातर पेशेंट्स पूछते हैं कि मेरे को कमर में झटका लग गया था, मैं चल नहीं पा रहा था, तो मुझे किसी पड़ोस के डॉक्टर ने या किसी भी आदमी ने सलाह दी कि आप 2-3 महीने बेड रेस्ट कर लीजिए, पूरा ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ कुछ इंडिकेशंस हैं बेड रेस्ट की, जैसे कि कोई फ्रैक्चर होना या कोई सीवियर इंजरी होना जिसमें हमें बेड रेस्ट की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आपको सिर्फ बैक पेन है, जिसके कारण बहुत सारे होते हैं, बेड रेस्ट आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक है क्योंकि वो उस बीमारी को और बढ़ाएगा। तो प्लीज़ आस पड़ोस की एडवाइजेस ना लें और किसी स्पेशलिस्ट, पेन स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। वेट लॉस कर रहे हैं आजकल काफी लोग, आज की जनरेशन वेट कम करने पे अपने ज्यादा फोकस लगा रही है। तो क्या वेट लॉस भी दर्द को कम करता है बॉडी के? बिल्कुल। देखिए, पेन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम पूरी लाइफस्टाइल पे ध्यान देते हैं। हम सिर्फ दवाइयों से या फैंसी इंजेक्शंस लगा के पेशेंट को ठीक नहीं करते। हमारा टारगेट है कि उस पेशेंट का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो पाए, वो न्यूट्रिशनली बेटर स्टेज में जाए और सबसे इंपॉर्टेंट वो एक्सरसाइज स्टार्ट करे। किसी भी क्रॉनिक पेन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपकी बॉडी की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, क्योंकि वेट गेन हो गया था इसलिए पेन बढ़ गया है। पेन बढ़ने से हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, वेट और गेन होता जा रहा है, पेन और बढ़ता जा रहा है। तो इस विशियस साइकिल को तोड़ने में एक पेन फिजिशियन पेन वाले पार्ट को हटा सकता है, जिससे आपको एक्सरसाइज करके वेट लॉस करना होगा और अपने आप आपका पेन बेटर होता चला जाएगा। तो यस, वेट लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेन। ज्यादा वेट होने से पैरों में दर्द की समस्या भी बनती है? बिल्कुल। इसको आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो अगर हम किसी व्हीकल को ओवरलोड कर देंगे तो उसके टायर फटने के चांसेस जल्दी हैं। हाँ। तो उसी तरीके से अगर आपका वेट बढ़ता जा रहा है तो आपके जॉइंट्स की क्षमता उतनी नहीं है। या तो हम वेट बढ़ने के साथ साथ अपने जॉइंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करते जाएं जिसका तरीका सिर्फ एक्सरसाइज है, नहीं तो यस, हमें नी, हिप और कमर हर जगह दर्द शुरू होगा, क्योंकि ये हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं। तो जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं चीज़ें, क्या क्या ऐसा खा सकते हैं या हम ऐसी क्या चीज़ें करें अपने पूरे दिनचर्या में कि हमें दर्द की प्रॉब्लम से अगर छुटकारा पाना हो, डॉक्टर के पास ना जाना हो, नॉर्मल दर्द हम सर्वाइव अगर कर सकते हैं, तो क्या दिन में हमें ऐसा खाना पीना चाहिए और कौन से विटामिन्स ऐसे हैं जो हमें लेने चाहिए जिससे बॉडी में दर्द ना हो? देखिए, बेसिकली अगर हम अपने पूरे दिन के दिनचर्या एक बना सकें जिसमें हम एक नियमित रूप से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, नियमित रूप से मेडिटेशन कर पा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम बाहर का खाना जितना ज़्यादा, हर डॉक्टर सेम बात बोलेगा, बाहर का खाना अवॉइड करना है, प्लास्टिक पैकेट्स में कितने फूड्स हैं वो अवॉइड करने हैं, और आपको हेल्दी मतलब कि बादाम, काजू, किशमिश, ये सब चीज़ें ज़्यादा खानी है। आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने हैं। प्रोटीन की मात्रा शरीर में ज़रूर बढ़ानी है, स्पेशली इंडिया जैसे देश में जहाँ पे मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन देखी गई है, और इसी के साथ फीमेल्स में, स्पेशली पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में, बड़ी एज की फीमेल्स में कैल्शियम और विटामिन D3 डेफिशिएंसी अपने आप होने लगती है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय के साथ कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन लेते रहें। और प्रोटीन की मात्रा, मैं फिर से बोलूँगा, प्रोटीन की मात्रा अपने शरीर में बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जितना मसल लॉस होता जाता है एज के साथ, उतने पेन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम हेल्दी मसल लूज कर रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, महिलाओं के लिए एक सवाल मैं यहाँ करना चाहूंगी कि जो मंथली साइकिल में जो पेन होता है महिलाओं को, उस वक्त कुछ महिलाएं उस पेन को सहन नहीं कर पाती हैं, सहनीय दर्द होता है, तो क्या उस वक्त दवाई ले लेना, पेन किलर ले लेना सही है?
हर महिला के साथ डिफरेंट होता है, सबको उतना पेन नहीं होता। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है जो कभी कभी पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, जिसके लिए हमें फीमेल डॉक्टर्स से मिलना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। लेकिन अगर जो नॉर्मल पेन है उसमें भी अगर आपको हर महीने पेन किलर्स लेने की जरूरत पड़ रही है तो भी आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। हाँ, कभी कभी पेन किलर लेने में कोई बुराई नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर कम डोज में और बहुत कम, कई बार एक बार आपने ली है, हफ्ते दो हफ्ते या महीने में एक बार मेडिसिन ली है, तो वो ऐसे एकदम से साइड इफेक्ट कॉज नहीं करती। क्या नॉर्मल पेन को इग्नोर करना चाहिए? जो रेगुलर में पेन हो जाते हैं कि बैठ लिए थोड़ी देर ज्यादा और कमर में दर्द हो गया, ज्यादा लिख लिया, हाथ में दर्द हो गया, इन पेन को इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, बचपन में पेन हो जाता था तो हमें सबसे पहले यही बात बोली जाती थी कि अरे कुछ नहीं है, छोटी सी चीजें ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बचपन में हीलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। बचपन में ये सोचना कि कोई कारण है पेन का इतना सीवियर, ऐसा ज्यादातर नहीं होता। लेकिन एक एज के बाद, एक उम्र के बाद मैं बोलूंगा कि किसी भी पेन को इग्नोर करना ठीक नहीं है। या तो आपका शरीर आपको वार्निंग साइन दे रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि आप एक लिमिट से ज्यादा बैठे हैं तो कमर में दर्द होने लग गया, आपने जल्दी से उठ गए तो आपको घुटनों में दर्द हो रहा है। आपको इन सब चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। डू नॉट सफर इन पेन। पेन किलर एडिक्टेड भी हो सकती है अगर ठीक प्रिस्क्रिप्शन, जैसे पिछली बात हुई कि क्या पेन किलर लेने से कुछ नुकसान है, तो हाँ, पेन किलर लेने से नुकसान है। और अगर गलत तरीके से अपने आप से आप दुकानदार से जाके दवाई लिए जा रहे हैं तो हाँ, वो एडिक्शन भी कॉज कर सकती हैं बहुत सारी पेन किलर्स। लेकिन अगर ठीक प्रिस्क्रिप्शन से, ठीक डोजेजेस में, ठीक रेगुलर इंटरवल्स पे पेन किलर्स लिए जाएं तो वो बिल्कुल भी एडिक्शन कॉज नहीं करती हैं। घूम फिर के काम की बात वही आ जाती है कि अगर अनगाइडेड आप कोई भी चीज कर रहे हैं खुद के लिए तो वो हार्मफुल इफेक्ट रखेगी, बट अगर आप एक गाइडेड तरीके से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें एडिक्शन नहीं होगा। डॉक्टर साहब, कैल्शियम की कमी से बहुत देखा जाता है कि जिन लोगों में कैल्शियम की कमी है उनके बहुत ज्यादा पेन होता है, तो इस कैल्शियम की डेफिशिएंसी को कम कैसे कर सकते हैं? कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली सबसे ज्यादा फीमेल्स में दी जाती है। वही पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स आर द मोस्ट कॉमन पीपल हु हैविंग कैल्शियम डेफिशिएंसी। उसको कम करने के लिए हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ानी है, हमें न्यूट्रिशन में कैल्शियम ज्यादा लेना है, इंक्लूडिंग मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स। बट जो फीमेल्स हैं जो पोस्ट मेनोपॉजल हो चुकी हैं उसमें ज्यादातर लोगों को बाहर से सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, तो उससे कतराने की जरूरत नहीं है। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट ले रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, दर्द जैसी बीमारी को हम कितने हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये दर्द नहीं, आपकी पूरी लाइफस्टाइल को प्रभावित कर सकता है। इसलिए दर्द में क्यों रहें, दर्द को ना सहें। और इसके लिए डॉक्टर दिव्यांश की राय को फॉलो करें और इन सब बातों का आप ध्यान रखें और अपनी सेहत पर फोकस करें, स्वस्थ रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और कई सारे स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के लिए हमारा खास कार्यक्रम स्वास्थ्य नामा देखते रहें। हमें दे इजाजत, फिर नए स्वास्थ्य अपडेट के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।